Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is Group 1 of the periodic table and properties of Group 1 elements of the periodic table. So, Group 1 consists of lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. हमारे पास क्या है कि इसमें लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीसियम एंड फ्रेंशियम है। फ्रेंशियम की प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करते क्योंकि फ्रेंशियम हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। बाकी के जो एलिमेंट्स है दीज आर स्टेबल एलिमेंट एंड वी कैन डिस्कस देयर प्रॉपर्टीज दैट इज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, देयर फिजिकल स्टेट, देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हम इन सब प्रॉपर्टीज़ को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ग्रुप वन को एलिमेंट हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स है क्योंकि इसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स एस ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज अ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। सेकेंडली दे आर नोन एज अ अल्कली मेटल्स। इनको अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं? व्हेन वी रिएक्ट इट विद द वाटर सो इट प्रोड्यूस अल्कलीज। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं सो अल्कलीज प्रोड्यूस करते हैं। मतलब सोडियम को वाटर के साथ रिएक्ट करो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड देंगे एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास अल्कली है। सिमिलरली पोटाशियम को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं so it produce potassium hydroxide. So potassium hydroxide, sodium hydroxide, rubidium hydroxide, these are all alkalis in nature, मतलब basic in nature है। फिर हमारे पास क्या है कि these are good conductor of heat and electricity in a molten state। जब हम इनको मेल्ट करते हैं तो ये हमारे पास आइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस आयोनिक फॉर्म मतलब मोस्टली हमारे पास अल्कली मेटल्स कंपाउंड में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, या फिर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो जब हम उन मॉलिक्यूल को मेल्ट कर लेते हैं सो ये आइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं और बिकॉज ऑफ दीज आइंस अल्कली मेटल्स आर गुड कंडक्टर। दे आर सॉफ्ट एंड कैन बी कटेड विद अ नाइफ। जितने भी आपके पास मेटल्स हैं उनके मुकाबले में ये आपके पास सॉफ्ट इन नेचर होते हैं। ठीक है, फिर ये लाइटर होते हैं अदर मेटल से। जितने भी आपके पास अदर मेटल्स है जैसे कि आप देखते हो जिंक हो गए, एल्यूमिनियम हो गए, कॉपर हो गए, सो दीज आर ऑल वेरी हार्ड। ठीक है, एंड दे हैव अ सर्टन हेवीनेस, ये हेवी होते हैं। लेकिन आपके पास जो अल्कली मेटल्स हैं सो अल्कली मेटल्स आर लाइटर इन नेचर। फिर इनकी मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स एंड डेंसिटीज़ ये कम होती है एज़ कम्पेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल्स या बाकी के जो मेटल्स है क्योंकि ये सॉफ्ट है, ये लाइटर है। तो दैट्स वाई देयर मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटीज़ आर लोअर देन ऑल अदर मेटल्स। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करते हैं सो देयर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज NS1 वेयर द वैल्यू ऑफ n इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2। कि आपके पास जो है आउटर इलेक्ट्रॉन्स s ऑर्बिटल में आएंगे और n से यहाँ पे हम n लिखेंगे। n का मतलब कि या तो सेकंड शेल होगा या थर्ड शेल होगा या फोर्थ शेल होगा। ठीक है, सो अल्कली मेटल्स हमारे पास पीरियड 2 से स्टार्ट होते, तो n की वैल्यू क्या होगी, वो 2 होगी। सिमिलरली सोडियम जो है वो हमारे पास पीरियड 3 में है तो n की वैल्यू 3 होगी। पोटाशियम पीरियड 4 में है तो n की वैल्यू 4 होगी। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या है कि आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी NS1 है। फिर हम क्या कहते हैं कि इसको शॉर्ट, ये इसकी लॉन्गेस्ट फॉर्म है जिसमें हमने इनके सारे इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल्स में लिखे हैं, जबकि हमारे पास ये इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म है। ठीक है, जिसमें हम क्या कर लेते हैं कि नोबल गैसेस को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे जो इससे ऊपर वाले पीरियड में आते हैं और बाकी हमारे पास जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है हम वो लिखेंगे। सो लिथियम से ऊपर का जो नोबल गैस है वो हीलियम है, तो हीलियम को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे और फिर लिथियम की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे दैट इज़ 2s1। फिर नियान को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे एंड 3s1। आर्गन को
स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे एंड 4s1, देन क्रिप्टॉन, देन जीनॉन, देन रेडॉन। तो इस तरह आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं आप उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो और इसी तरह एक्सटेंडेड फॉर्म में भी लिख सकते हो। फिर हम आते हैं एटॉमिक एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। सबसे पहले एटॉमिक एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास एटॉमिक रेडियस आते हैं। एज वी नो दैट इन अ ग्रुप व्हेन वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप, सो द एटॉमिक रेडियस इज इंक्रीजेज because of what? Because size of the atom is increases by the addition of shells. जितना डाउन द ग्रुप हम जाते हैं नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे तो एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होगा। एटॉमिक रेडियस को हम पिकोमीटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और हमारे पास क्या है कि लिथियम का साइज सबसे छोटा होता है, फिर सोडियम का होता है, फिर पोटाशियम का, फिर रुबिडियम का एंड देन सीजियम का। फिर हमारे पास आती है ट्रेंड्स इन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। सो आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास क्या है? वो एनर्जी जो हमें चाहिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए टू make the unipositive charge from the gaseous atom. So it is known as a ionization energy. Down the group, ionization energy decreases because of what? Size increases. जितना साइज इंक्रीज होगा आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जो है उसके सामने स्क्रीनिंग इफेक्ट आ जाता है। सेकंड वन जो है आउटर इलेक्ट्रॉन बहुत दूर चले जाते हैं, तो इस वजह से हमारे पास क्या होगा कि साइज इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का निकालना हमारे लिए आसान होगा। तो लिथियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है, देन सोडियम, देन पोटाशियम, देन रुबिडियम, देन सीजियम, ठीक है। सीजियम की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम देखें तो हमारे पास लिथियम में 2 शेल्स है, सोडियम में 3 है, इसमें 4 है, रुबिडियम में 5 है एंड सीजियम में हमारे पास 6 शेल्स है, ठीक है। तो 6 शेल के दरमियान में 5 शेल ने इसको उसके न्यूक्लियर चार्ज को शील्ड कर दिया है। एज अ रिज़ल्ट हम इससे बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। फिर हमारे पास आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कि जब कोवेलेंट बॉन्डिंग बनती है किसी भी दो एटम के दरमियान में, तो वो टेंडेंसी जिसके थ्रू कोई एटम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, दिस इज नॉन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ व्हाट? साइज ऑफ द एटम इज इंक्रीजेस। एज साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस, सो हमारे पास डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है और इस वजह से न्यूक्लियर चार्ज जो है वो आउटर या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता। हमारे पास क्या है कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिक्रीजेस एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज इंक्रीजेस। सो सीजियम इज द strongest या the highest electropositive element, while the fluorine is the um, फ्लोरीन इज द वीकेस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीजियम की सबसे कम होती है, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, वाइल इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सीजियम की सबसे ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है कि इसकी टेंडेंसी है कि ये इजीली अपने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम को दे दे, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सबसे ज़्यादा होती है एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इसके बाद हम आते हैं ट्रेंड्स इन अ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एज वी नो दैट दीज आर सॉफ्ट मेटल्स, लाइटर होते हैं, सो देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगी डाउन द ग्रुप क्योंकि इनका साइज़ भी बड़ा हो जाता है। जब साइज़ बड़ा होता है तो लेटिस में इनके दरमियान में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाती है। एज अ रिज़ल्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग डिक्रीज होगी, जिसको हमने यहाँ पे सेंटीग्रेड से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। फिर डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी इज़ व्हाट? डेंसिटी इज़ मास पर यूनिट वॉल्यूम। जिस एटम का या जिस चीज़ का मास ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी।
जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी हमारे पास कम होगी, ठीक है। व्हेन वॉल्यूम इज इंक्रीजेस डेंसिटी विल बी डिक्रीजेस, व्हेन वॉल्यूम इंक्रीजेस डेंसिटी विल बी, when volume decreases so density will be increase, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि दो टर्म्स हमने कहे कि साइज जब ज़्यादा होगा, ठीक है, साइज इंक्रीजेस सो डेंसिटी विल बी डिक्रीज, ठीक है। अगर मास इंक्रीज होगा सो डेंसिटी विल बी इंक्रीजेस, मतलब मास के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है लेकिन वॉल्यूम के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन है। तो हम क्या करते हैं कि डाउन द ग्रुप डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है एज डेंसिटी इंक्रीजेस एज मास ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेस, मास जितना बढ़ रहा है तो डेंसिटी भी ऑटोमेटिकली बढ़ रही है। एक्सेप्शन केस आ जाता है सोडियम और पोटाशियम के दरमियान में। हमारे पास क्या है कि सोडियम की डेंसिटी पोटाशियम से ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम। यहाँ पे जो पोटाशियम है उसमें एक एम्प्टी 3d ऑर्बिटल आ जाता है। तो जब वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है पोटाशियम में, एज अ रिज़ल्ट इसकी डेंसिटी डिक्रीज हो गई है, जबकि सोडियम में कोई भी वॉल्यूम में इंक्रीज नहीं आ रहा। इसमें हमारे पास क्या है कि 3d और 3p ऑर्बिटल तो एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन हम उनको कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि वो आउटसाइड पे है, ठीक है। इन केस ऑफ द पोटाशियम हमारे पास क्या है कि इसमें 3d इनर साइड पे एम्प्टी एग्जिस्ट करता है जिसकी वजह से पोटाशियम का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी आपके पास कम आएगी। फिर है रिएक्टिविटी की बात करते हैं। सो इट्स रिएक्शन विद वाटर, इट्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड देन रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड्स विद डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल और रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं रिएक्टिविटी विद वाटर। अल्कली मेटल्स का रिएक्शन जो है वो वाटर के साथ देखते हैं। सो दीज आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या करते हैं कि गुड रिड्यूसिंग एजेंट हैं क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। गुड रिड्यूसिंग एजेंट मींस कि ये अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट ये क्या कर लेते हैं कि वाटर को रिड्यूस कर लेते हैं टू हाइड्रोजन गैस। फर्स्ट क्या होगा, इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, उस पे होल्ड जो है वो न्यूक्लियस का बहुत वीक है। एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि ये आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर लेगा। ये इलेक्ट्रॉन जाएगा वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारे पास हाफ हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज़ हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या है कि द ओवरऑल रिएक्शन इज़ this electron will be cancel out with this product electrons, ठीक है। तो ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस इसमें से रिलीज होगा। सो प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएंगे, हाइड्रोजन गैस एंड अल्कलीज। सो रिएक्टिविटी हमारे पास इनकी किस तरह होती है कि लिथियम इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम, इज लेस रिएक्टिव देन पोटाशियम, देन रुबिडियम एंड देन सीजियम। सीजियम एंड रुबिडियम वायलेंटली रिएक्ट करते हैं विद वाटर बिकॉज ऑफ व्हाट, आप इनको जैसे ही पानी में डालते हो तो ये एकदम से एक्सप्लोजन काज करते हैं। एक्सप्लोजन इसलिए काज करते हैं क्योंकि इनके जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत वीकली बॉन्डेड होते हैं क्योंकि साइज इनका बहुत बड़ा होता है। तो जब वो इतनी वीकली बॉन्डेड होंगे तो वो बहुत इजीली जो है रिलीज़ हो जाएंगे और रिलीज़ होने के बाद वो वायलेंटली रिएक्ट करेंगे विद वाटर मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन गैस जो है वहाँ पे जो रिलीज़ हो जाता है। तो ये हीट एक्सोथर्मिक रिएक्शन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई होती है उसको ये बर्न कर लेते हैं, जला लेते हैं, ठीक है। लिथियम लीस्ट रिएक्टिव इसलिए है क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है तो ये कभी भी नहीं चाहेगा कि अपना आउटर इलेक्ट्रॉन रिलीज कर ले। एज अ रिजल्ट इसकी रिएक्टिविटी वाटर के साथ बहुत स्लो होती है।
अच्छा, फिर हम बात करते हैं कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन। सो दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस ऑक्साइड्स। ठीक है, ऑक्साइड्स इनकी तीन डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड्स आपके पास अल्कली मेटल्स बना सकते हैं। नॉर्मल ऑक्साइड्स एंड पर ऑक्साइड्स एंड सुपर ऑक्साइड्स। तीन डिफरेंट किस्म की ये आपको ऑक्साइड्स देंगे, नॉर्मल ऑक्साइड्स, पर ऑक्साइड्स एंड सुपर ऑक्साइड्स। बिकॉज ऑफ व्हाट? Because of their size, they can form normal oxides, peroxide, and superoxide, as well as the availability of oxygen. जितनी ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन अवेलेबल होगा उसी के मुताबिक ये डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड्स बनाएगा। लेबॉर्ट्री में हमारे पास क्या है कि सोडियम, पोटाशियम एंड लिथियम को हम लेबॉर्ट्री में रख सकते हैं और इनको स्टोर कर सकते हैं ऑयल में, क्योंकि ऑयल की वजह से वो एक प्रोटेक्टिव लेयर इसके ऊपर बन जाती है, जिसकी वजह से ये एयर के साथ रिएक्शन नहीं कर सकते। रूबिडियम और सीजियम को हम सील्ड बॉटल में स्टोर करते हैं, क्योंकि ये बहुत वायलेंटली रिएक्शन करते हैं, इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से इससे निकल सकते हैं, तो हम इनको सील बॉटल में रखते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं लिथियम की। लिथियम सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड्स बना सकता है। नॉर्मल ऑक्साइड इसलिए बनाएगा, नॉर्मल ऑक्साइड सिर्फ इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसका साइज़ बहुत छोटा होता है। ठीक है, अगर इसका साइज़ बड़ा होता तो फिर ये पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड ईजिली बना सकते थे, लेकिन जब इसका साइज़ छोटा है और इस पे चार्ज जो है वो हमारे पास +1 आ रहा है, अगर ये पर ऑक्साइड बनाता तो पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन पे -1 चार्ज होगा, तो इस पे +1 चार्ज है, ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है, और इसका साइज़ लिथियम का छोटा है, तो वो क्या कर लेते कि लिथियम इसके इलेक्ट्रॉन बिल्कुल अपनी तरफ खींच के इसको इसके प्रॉपर्टीज़ या इसकी जो आयोनिक कैरेक्टर है उसको कम्प्लीटली डिस्टॉर्ट कर लेता। ठीक है, सो दैट्स वाई ये क्या कर लेते हैं कि ओनली नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाते हैं। नॉर्मल ऑक्साइड इस तरह कि ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करके ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होगा नॉर्मल ऑक्साइड में, लिथियम पे +1 चार्ज होगा, तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन जाएगा? 2 लिथियम ऑक्साइड, दैट इज़ अ नॉर्मल ऑक्साइड। ठीक है, फिर सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम का साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। जब सोडियम का साइज़ बड़ा हो जाता है तो इस पे चार्ज जो है वो सेम उसी तरह हमारे पास आता है, +11 चार्ज इस पे आएगा। जब +11 चार्ज आएगा लेकिन साइज़ भी बड़ा हो गया है, एज़ अ रिज़ल्ट ये क्या कर लेगा कि ऑक्सीजन अगर इसके साथ बॉन्ड बनाएगा भी तो वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। और सेकंड वन क्या है कि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो पहले ऑक्सीजन जो है वो ओ की फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, ओ की फॉर्म में अरेंज होने के बाद एक ऑक्सीजन पे -1 चार्ज और दूसरे ऑक्सीजन पे -1 चार्ज आएगा, तो इस -1 चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए एक सोडियम इस साइड से आ जाएगा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, और एक सोडियम दूसरे साइड से आके इसके साथ बॉन्ड बना के पर ऑक्साइड्स बना लेंगे। तो यूँ हमारे पास जो है व्हेन द साइज इंक्रीजेज सो द टाइप ऑफ द ऑक्साइड विल बी चेंज। When the size is very small, so it can only form normal oxides. When the size increases, so it can form peroxide as well as superoxide. पोटाशियम जो है वो आपके पास पर ऑक्साइड्स भी बना सकते हैं एंड सुपर ऑक्साइड्स भी बनाते हैं, एंड रुबिडियम एंड सीजियम कैन ओनली फॉर्म सुपर ऑक्साइड because of what? The size of the rubidium and cesium cation are very large. So ये क्या करते हैं कि सुपर ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन पे -1/2 चार्ज होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा कि इस -1/2 चार्ज को अट्रैक्ट करने के लिए रुबिडियम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर सकते हैं ईजीली, क्योंकि इनका साइज़ बड़ा होता है, वो कोई डिस्टॉर्शन काज नहीं करते और स्टेबल फॉर्म में प्रोडक्ट बना लेते हैं। फिर रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड्स की बात करते हैं। सो रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड्स विद वाटर हमारे पास क्या है कि पहले मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाते हैं, एंड देन दीज ऑक्साइड्स रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस अल्कलीज। ठीक है,
सो नॉर्मल ऑक्साइड क्या करेंगे, वाटर के साथ रिएक्ट करके लिथियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। सोडियम भी नॉर्मल सोडियम भी नॉर्मल ऑक्साइड्स बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके जो टाइप ऑफ ऑक्साइड्स है, द मोस्ट स्टेबल टाइप दैट इज़ पर ऑक्साइड। तो ये वाटर के साथ रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। पर ऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे एज वेल एज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाएंगे। एंड सुपर ऑक्साइड्स जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, हाइड्रोजन पर एंड ऑक्सीजन गैस रिलीज करेंगे। सो रिएक्टिविटी क्या होती है कि नॉर्मल ऑक्साइड सिर्फ अल्कलीज बनाते हैं, पर ऑक्साइड अल्कलीज एंड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड्स बनाते हैं, वाइल सुपर ऑक्साइड प्रोड्यूस अल्कलीज, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। नाउ रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड विद डाइल्यूट एसिड्स की बात करते हैं। सो ऑक्साइड्स रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस साल्ट, ठीक है। ये हमारे पास क्या करते हैं कि एक्ट करते हैं एज अ बेसिस। अल्कली मेटल के ऑक्साइड्स जो है दीज आर बेसिक इन नेचर, तो ये एसिड्स के साथ रिएक्शन करके साल्ट्स बनाते हैं। सो नॉर्मल ऑक्साइड रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस लिथियम ऑक्साइड, sodium lithium sulfate, sodium sulfate and water, and it is what, it is a neutralization reaction। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, आपके पास साल्ट प्रोड्यूस होंगे एंड वाटर प्रोड्यूस होगी, ठीक है। इस रिएक्शन में हमारे पास क्या है कि सफिशेंट अमाउंट ऑफ हीट विल बी रिलीज। पर ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या करते हैं, सोडियम सल्फेट बनाते हैं एंड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। एंड सुपर ऑक्साइड जो है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके रुबिडियम सल्फेट बनाएंगे, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड्स बनाएंगे एंड ऑक्सीजन गैस रिलीज करेंगे। Now, reaction of alkali metals with chlorine, so they can form chlorides. When metal react with chlorine, so it can form chlorides, that is actually ionic and crystalline substance, ठीक है। या फिर हम इनको salts भी कहते हैं कि जब मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं सो इट कैन फॉर्म salts। जैसे हेलोजन जो है वो मेटल के साथ रिएक्शन करके साल्ट्स बनाते हैं। सो एम कैन बी सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो सोडियम रिएक्ट विद क्लोरीन टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड एंड पोटाशियम रिएक्ट विद क्लोरीन टू प्रोड्यूस पोटाशियम क्लोराइड। रिएक्टिविटी का ऑर्डर इनका क्या है कि लिथियम की रिएक्टिविटी सबसे स्लो होती है, क्योंकि लिथियम आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारे पास आयोनिक होता है। इसमें क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज जबकि सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, तो लिथियम कभी भी पॉजिटिव चार्ज अटेन नहीं करेगा, क्योंकि ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। ये अपने जो बॉन्डेड एटम होते हैं उसको डिस्टॉर्ट कर लेते हैं, उससे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो ये कभी भी सोडियम हेलोजन के साथ इजीली रिएक्शन नहीं करेगा। तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है, देन सोडियम की है, देन पोटाशियम की, रुबिडियम की एंड सीजियम की। सीजियम बहुत इजीली रिएक्ट कर सकता है क्लोराइड के साथ। फिर हम बात करते हैं फ्लेम टेस्ट की। फ्लेम टेस्ट हमारे पास क्या है कि व्हेन द साल्ट्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स इम्पार्ट डिफरेंट कलर टू द बंसन फ्लेम। सो हमारे पास क्या है कि फ्लेम टेस्ट में एक ख़ास अमाउंट में एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो एक्साइटेड होकर हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। जब हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं, आफ्टर सम टाइम दे कम बैक टू देयर ओन प्लेस। जब ये अपनी जगह पे आएंगे तो उसी अमाउंट की एनर्जी विजिबल रीजन में रिलीज करेंगे और इसकी वजह से हमें करेक्टरिस्टिक कलर मिलते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ नोन एज अ फ्लेम टेस्ट। इसके थ्रू हम डिफरेंट मेटल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं फ्लेम टेस्ट के लिए। अब हम इसमें क्या करते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो हमारे पास मोस्टली साल्ट्स के साथ बॉन्डेड, मतलब साल्ट्स की फॉर्म में होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटाशियम क्लोराइड हो गए, ठीक है। सो दीज आर अ टाइप ऑफ साल्ट्स। तो ये क्या करते हैं कि इसको हम डिज़ोल्व करते हैं कंसनट्रेटेड HCl में।
जिसकी वजह से ये क्या बना लेंगे, इसमें क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, कॉमन आयन प्रोवाइड होगा। अब हम उसको फ्लेम पे रखते हैं तो आपको करेक्टरिस्टिक कलर मिलेंगे। लिथियम आपको क्रिम्सन रेड कलर देगा, सोडियम आपको गोल्डन येलो कलर देगा, पोटाशियम आपको लाइलिक कलर देगा। ठीक है, लाइलिक कलर आपके पास बिल्कुल लाइट पर्पल सा कलर होता है। रुबिडियम आपको रेड या वॉयलेट देगा और सीजियम आपको ब्लू वॉयलेट कलर देंगे बिकॉज ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ दैट अमाउंट ऑफ रेडिएशन। जब ये इस अमाउंट की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल पे जाते हैं और वापस अपनी लेवल पे आएंगे तो ये इस कलर की रेडिएशन को रिलीज करेंगे जो हमें नज़र आएंगे। नाउ the last topic is about the polarizing effect and polarizability and the heat on effect of heat on the nitrates, carbonates and hydrogen carbonates. सबसे पहले हम बात करते हैं what is polarization power, what is polarizability and the Fajan's rule. Polarization power हमारे पास क्या है? The ability of cation that distort anion is known as a polarization power. ठीक है, केटाइन आपके पास एक कंपाउंड है, वो कंसिस्ट करता है केटाइन एज वेल एज एनाइन पे। ठीक है, सो किसी भी केटाइन की वो प्रॉपर्टी जो एनाइन को डिस्टॉर्ट कर ले, डिस्टॉर्ट ऐसे कि उसको पोलर में कन्वर्ट कर ले, सो इट इज़ नोन एज अ पोलराइजिंग पावर। और फिर पोलराइजिबिलिटी क्या है कि द टेंडेंसी ऑफ एनाइन to become polarized is known as a polarizability. So आपके पास क्या है कि हम बात कर रहे हैं इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, फजान्स रूल कहते हैं। ये एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले फर्स्ट टाइम पे उसने यूज़ किया था इस रूल को कि हमारे पास कुछ कैटाइंस ऐसे होते हैं कि वो एनाइन को डिस्टॉर्ट कर लेते हैं। मतलब पहले वो अपने इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट करते हैं, लेकिन जैसे ही उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उसके नतीजे में वो वापस अपने इलेक्ट्रॉन एज वेल एज उस एनाइन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींच लेते हैं। ठीक है, सो हमारे पास कार्बोनेट्स है, फिर हमारे पास नाइट्रेट्स है एंड देन हाइड्रोजन कार्बोनेट्स है। ठीक है, सो ये क्या करते हैं कि अगर हम इसके साथ टू पॉजिटिव चार्ज बना ले, यहाँ पे हमारे पास इस पे टू नेगेटिव चार्ज है, तो क्या है कि एक ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड के थ्रू इसके साथ बॉन्डेड होते हैं और दो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्जेस है इस फॉर्म में। तो ओवरऑल हमारे पास क्या होते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये डीलोकलाइज्ड होते हैं। कभी एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होगा, कभी दूसरे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होगा, तो हम इनको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं और इसके ऊपर दो नेगेटिव साइंस लगा लेते हैं। ठीक है, सिमिलरली नाइट्रोजन के साथ भी, नाइट्रेट्स के साथ भी यही है और सिमिलरली हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी यही है। लेकिन हाइड्रोजन कार्बोनेट पे वन नेगेटिव चार्ज होगा वाइल नाइट्रेट्स पे हमारे पास टू नेगेटिव चार्ज होंगे। तो लेट सपोज अगर हमारे पास क्या हो जाए कि इसके साथ सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज कैटाइन अटैच हो जाए और उसका साइज बहुत छोटा हो, तो वो क्या करेंगे कि एक तो उसका न्यूक्लियस जो है वो इस एनाइन के इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींचेंगे। जब इसको अपनी तरफ खींचेंगे तो ये क्या कर लेंगे कि ये इस ऑक्सीजन को इससे डिटैच कर लेंगे। जब ऑक्सीजन को डिटैच कर लेंगे तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा और यहाँ पे एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज एंड यहाँ पे जो भी कैटाइन हमने यूज़ किया है उस पे +2 चार्ज और ये एक स्टेबल ऑक्साइड कंपाउंड आपके साथ बना लेंगे। सो प्रोडक्ट क्या होगा कि आपके पास ऑक्साइड्स इसमें से अलग हो जाएंगे एंड कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएंगे। सो by using this property we explain the effect of heat on nitrates, carbonates and hydrogen carbonates. So the effect of heat in carbonates, nitrates and hydrogen carbonates क्या है कि down the group the compound is more stable, as a result the effect of heat is very low। जबकि ऊपर हमारे पास क्या है
कि लिथियम ऑक्साइड्स जो है वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, लिथियम कार्बोनेट्स हो गए, लिथियम नाइट्रेट्स हो गए या लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हो गए। सो दीज आर कम्प्लीटली डिसोसिएट। प्रोडक्ट इनका क्या बनेगा कि लिथियम ऑक्साइड्स बना लेते हैं, ठीक है, एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स बनाते हैं एंड ऑक्सीजन बनाते हैं। अगर हम लिथियम कार्बोनेट की बात करते हैं सो लिथियम कार्बोनेट के प्रोडक्ट लिथियम ऑक्साइड्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड होंगे। और अगर हम लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करते हैं सो इससे हमारे पास क्या बनेंगे, लिथियम कार्बोनेट्स बनेंगे एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे एंड वाटर मॉलिक्यूल इसमें से रिलीज होंगे। दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज द साइज ऑफ द कैटायन इज वेरी स्मॉल and the larger charge density which distort the anion, so low heat is required for the decomposition of lithium carbonate, lithium nitrate and lithium hydrogen carbonate। मतलब इसका साइज छोटा था, इसने अपने नियर बाय एनाइन को क्या किया, उसको डिस्टॉर्ट कर लिया। जब उसको डिस्टॉर्ट कर लिया तो अब हमारे लिए आसानी है कि हम इसको आसानी से ब्रेक कर लें, क्योंकि ये मॉलिक्यूल इंटरनल झगड़े में लगा हुआ है। किसके साथ, एनाइन के साथ, कि वो कभी एनाइन को अपने इलेक्ट्रॉन देता है, क्योंकि हमें पता है कि जब इसके साथ कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होगा तो इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन देते भी है। लेकिन फिर वापस जब ये इलेक्ट्रॉन दे के इस पे चार्ज ज़्यादा आ जाता है, जब चार्ज ज़्यादा आएगा तो ये वापस इससे इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इंटरनल ये इतने लड़ाई झगड़े में मसरूफ़ होता है कि ये इसको खुद ही स्टेबल नहीं रहता कि वो हीट के साथ जो है वो लड़ाई करे। एज अ रिज़ल्ट हीट इसको आसानी से डिसोसिएट कर लेता है। लेकिन जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डाउन द ग्रुप the size of the cation increases. As a result, the carbonates, nitrates and bicarbonates are internally stable, so the large amount of energy is required to break them. So हमारे पास क्या है कि डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी काज होती है, क्योंकि इनके कैटाइंस बड़े हो जाते हैं, और जब कैटाइंस बड़े होंगे तो वो अपने एनाइन को डिस्टॉर्ट नहीं करेंगे, वो सिर्फ इनके साथ अपने इलेक्ट्रॉन इनको दे देंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे तो एज अ रिज़ल्ट अगर हम इसको हीट प्रोवाइड भी करेंगे तो कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगी। और रिएक्शंस हमारे पास कैसे आएंगे कि लेट्स सपोज मेटल नाइट्रेट्स है या हमारे पास मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स है, तो मेटल नाइट्रेट्स का प्रोडक्ट जो है मेटल नाइट्राइड्स होगा, ठीक है, एंड ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा। सिमिलरली मेटल बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रोडक्ट हमारे पास मेटल कार्बोनेट्स होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा एंड वाटर मॉलिक्यूल उसमें से रिलीज होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द अल्कली मेटल्स ऑफ पीरियोडिक टेबल के हमारे पास उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ थी, और उसमें हमने एक नया रूल पढ़ा जिसको हम फजान रूल कहते हैं, और उसके थ्रू हमने इनके डिफरेंट कंपाउंड की स्टेबिलिटी पढ़ी।